हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेनू स्टडी पॉइंट 14। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और ठंडी का मौसम है तो घर में रहकर पढ़ाई कीजिए। मतलब जहाँ भी मतलब स्कूल जाने वाले स्टूडेंट हैं, कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट हैं तो मस्ट है जाएं, बट सेफ्टी बरतें अपने आप से, ठीक है, क्योंकि अभी कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है, तो बी केयरफुल। सो हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखो, एक पहले जो इससे पहले का वीडियो आया था वो मैंने MH009 का डाला था। उसमें उसमें 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने लिख के बताए हैं, और उसके अलावा मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी दिखाए थे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। MHI के स्टूडेंट 009 जिनके पास है, अगर वो करके जाते हैं तो उससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं आने वाला आपके पेपर में। तो जितना क्वेश्चन बताया उसमें अगर आप उसको कवर कर लेते हो तो होपफुली आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा एंड आपके क्वेश्चन भी, आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है। सो आप देख लेना। एंड ये किसी ने कहा था कि मैम MPS फर्स्ट ईयर के वीडियोज़ भी डालिए, ठीक है। तो मैं आज जो पेपर डिस्कस करूँगी MPS 001, 2, 3, 4 का है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं और ये मैंने 2021 के ही बस लिए हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और जो भी क्वेश्चंस मैं इसमें बताऊंगी तो आप प्लीज़ उसके करके जाना, क्योंकि उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो होपफुली कि आपको अच्छा लगेगा। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और अपने फ्रेंड्स में मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, बिकॉज़ विदाउट सपोर्ट आई कांट डू एनीथिंग। सो प्लीज़ सपोर्ट मी। कोई क्वेरी है तो आप मुझे भी बताइए, वो भी कमेंट दीजिए, जिससे मैं इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है, आपको बता सकूँ। और जितना पॉसिबल होता है, जिस बच्चे के कमेंट्स आते हैं मैं उसका आंसर ज़रूर करती हूँ। सो कोई भी इशू है आपको तो आप मुझे बता सकते हो, सो मैं उसको डील करती हूँ, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले मैं बहुत धीरे धीरे पेपर को लेके जाऊँगी, क्योंकि इंग्लिश भी है, तो आप लोग इंग्लिश के जो स्टूडेंट हैं वो भी देख सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि मैं हिंदी बोल रही हूँ तो सिर्फ हिंदी स्टूडेंट देख सकते, नहीं, मैं बाय लैंग्वेज हूँ। सो आप लोग अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। ये इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, 20 मार्क्स में होते हैं। तो डजेंट मैटर कि आप कितने पेज लिख रहे हो, ठीक है। मैटर करता है कि आपके जो लिखने की क्वालिटी है वो कैसी है। सो आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए और लिखने का जो पैटर्न है वो भी बेस्ट होना चाहिए। लिखने के पैटर्न का एक वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है, तो आप लोग वहाँ पे जाके पैटर्न देख लेना और उसको अगर फॉलो करोगे तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पैराग्राफ के हिसाब से लिख देते हैं, बट नहीं, पैराग्राफ मतलब ये है ना कि पढ़ने का ज़्यादा होता है। और बाय हेडिंग, इंट्रोडक्शन है, हेडिंग्स है, कंक्लूज़न है, वो आपकी बातें कह देती है। तो उसका और पैराग्राफ लिखने का इम्प्रेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा अलग पड़ता है। सो आप उस वीडियो को भी देखें, ठीक है, जो बहुत हेल्प करेगा आपको आंसर लिखने में। तो ये देखो सेक्शन 2 के हैं ये। अब आते हैं हम हिंदी में। ये 2021 फरवरी का पेपर है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का सिद्धांत और समस्याएं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, जो बताऊंगी प्लीज़ वो करके जाना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उदारवादी और नव उदारवादी विद्वानों के विश्व दृष्टिकोण में अंतर स्पष्ट कीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे उदारवादी और नव उदारवादी विद्वानों के विश्व दृष्टिकोण में अंतर बताना है आपको। तो आपको पता है कि उदारवादी के सेंटर में कौन है, व्यक्ति है, व्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है। और नव उदारवादी सिद्धांत, इसको अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आपको पढ़ के जाना है। आपको मस्ट है लिबरलिज्म की, न्यू लिबरलिज्म की थ्योरी आनी चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन डील कर सकते हो, राइट। और देखो अब दूसरा क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद से कैसे भिन्न है। उपनिवेशवाद पर मार्क्सवादी विचारों को भी उजागर कीजिए। फ्रेंड्स, उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है, ये आपके जो उपनिवेशवाद है ये भी किसी भी राज्य में हस्तक्षेप करता है वहाँ पे इकोनॉमिकली अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन इसका हस्तक्षेप किसी राज्य में किस तरह से होता है, पॉलिटिकली, मतलब ये किसी राज्य में पॉलिटिकल रूप से हस्तक्षेप करता है, लेकिन इसका मेन मोटिव क्या होता है, इकोनॉमी। उसी तरह से साम्राज्यवाद में क्या अंतर है, साम्राज्यवाद भी किसी स्टेट में कहीं भी हस्तक्षेप करता है तो ये इकोनॉमिकली हस्तक्षेप करता है, लेकिन इसका जो मोटिव होता है वो पॉलिटिकल होता है, ठीक है। अपने आप को पॉलिटिकली रूप से वहाँ पे बहुत वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, ठीक है। उपनिवेशवाद पर मार्क्सवादी विचारों की गणना करनी है। तो मार्क्स आपको पता है बहुत ही क्रांतिकारी, बहुत ही महान विचारक थे, तो इनके विचार आपको इस पर लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण के दौर में सतत विकास और पर्यावरण पर परिचर्चा कीजिए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड है, तो आप इसे ज़रूर करके जाना। भूमंडलीकरण से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपको पता है कि जो ग्लोबलाइजेशन है इसने किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट किया है। तो आप लोग इसके बेनिफिट्स और जो इसके लॉस हैं आप बता सकते हो। क्वेश्चन यही आपका कह रहा है, ठीक है।
आज ये डिबेट का इशू है कि लोग अपनी इच्छाओं को पहले प्रीफर करते हैं कंपैरिजन टू अपने एनवायरनमेंट को देख करके, ठीक है। तो आप इसको भी डील करके जाइए। शीत युद्ध उपरांत क्षेत्रीय आर्थिक समूहों के गठन की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। क्षेत्रीय आर्थिक समूह कहने का मतलब क्या है, जितनी भी संस्थाएं हैं इकोनॉमिकली जो हेल्प करती हैं उनको आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नवीन विश्व व्यवस्था की विभिन्न विशेषताओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मैं पूरी तरह से नहीं समझा सकती क्योंकि क्वेश्चन ही सिर्फ मुझे डील करना है, तो मैं वही बता देती हूँ आपको। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको दिखाती जाती हूँ और पढ़ती जाती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विज्ञान और तकनीकी की भूमिका को समझाइए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीटेड है, इसे भी ज़रूर करके जाओ। वैश्विक मामलों में अमेरिकी शक्ति के बदलते स्वरूप का वर्णन कीजिए। इसको भी आपको बहुत लाइटली, मतलब ज़्यादा नहीं देखना, बट ठीक है, करके जाना। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत नरजातीय हिंसा, जो एथनिक वायलेंस है, इसमें जो वृद्धि हो रही है, जो ग्रोथ हो रहा है, उसके रीज़न बताने हैं। तो रीज़न बहुत सारे हैं, बहुत सारे। आप सोचो जितना भी रीज़न आप जानते हो किसी भी चीज़ के लिए, तो आप इसमें ऐड कर सकते हो जो आपको लगता है कि हाँ ये इसके अंदर आ सकता है, ठीक है। स्व निर्धारण की अवधारणा और इसे लागू करने में आने वाली समस्याओं की चर्चा कीजिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी करना है, 10 शब्दों में है, 10 नंबर में है, तो आप इसको देखना। शीत युद्ध क्या है और संयुक्त राष्ट्र का पुनर्गठन। शीत युद्ध आपको पता होना चाहिए क्या है, और संयुक्त राष्ट्र का पुनर्गठन भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन पेपर देखते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने अभी MPS 002 का किया था और ये 3 का है, दिसंबर 2019 का, इंडियन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें भी वही हिसाब है, आप देखते रहो। थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ इसको, सो देख लो। बहुत केयरफुली आप प्लीज़ करके जाना जो मैं बता रही हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन है 2019 में MP 003 का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवादी विचारधारा की उत्पत्ति की चर्चा कीजिए। आपको समाजवाद की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अगर समाजवाद की डेफिनेशन पता है, इसका मतलब क्या है, आप इसके पूरे पॉइंट ऑफ व्यू को बता सकते हो। और समाजवाद की डेफिनेशन सिर्फ ये कहती है कि जो भी रिसोर्सेज है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और मतलब जो भी, अगर हम कोई भी चीज़ है, किसी भी वस्तु का अगर वितरण कर रहे हैं तो वो न्यायपूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है और किसी को प्रीफर किया जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। सामाजिक बदलाव लाने वाले साधक के रूप में राज्य के नीति निश्चित सिद्धांतों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि DPSP जो है वो एक वेलफेयर स्टेट को बनाता है और वेलफेयर कार्य करता है, किसके लिए, लोगों के लिए, ठीक है। इसको हमें फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ DPSP सिर्फ इसीलिए दी गई है क्योंकि वेलफेयर, जो भी हमारा कल्याण है, जन कल्याण का काम जो करता है वो DPSP करता है। तो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसे करके जाएं, ठीक है। भारत के नागरिकों के अधिकारों और हितों को सुरक्षित करने के लिए न्यायपालिका की भूमिका का मूल्यांकन करें। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। न्यायपालिका की भूमिका नागरिकों के अधिकार किस तरह से सुरक्षित करती है, आपको बताना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में संसद की कार्यप्रणाली का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। अगला है, भारत में कृषक आंदोलन के विकास के संक्षेप में। कृषक आंदोलन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ करके जाना। खंड दूसरे पे आते हैं, सतत और धारणीय विकास से आप क्या समझते हैं। सतत विकास के विभिन्न सूचकों की चर्चा कीजिए। बहुत रिपीटेड है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, आप इसे भी करके जाना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं सभी क्वेश्चंस को कह रही हूँ, आप लोग सोचना कि नाम तो सभी कहने जा रही है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप चीज़ को ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, आप प्लीज़ उस पर करके जाना। ये पहचान की राजनीति की अवधारणा की भी पहचान कीजिए, इस पर भी आपको करके जाना है। जेंडर और विकास के बीच संबंध की चर्चा करनी है, कन्फर्म है, करके जाना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दूसरे शब्द में, भारत के संविधान का 74वां संशोधन और अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट। आपको 74वां संशोधन पता होना चाहिए और 73वां। कमेंट में मुझे बताना कि 74वां और 73वां संशोधन अमेंडमेंट जो है वो किस चीज़ से संबंधित है, मुझे कमेंट ज़रूर बताना, ओके। अब अगला हम पेपर देखते हैं। फ्रेंड्स, ये आपका MPS 004 है और ये पेपर है दिसंबर 2020 का, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इशू एंड ट्रेंड्स। सो इंग्लिश में आप देखते जाना एंड हिंदी में मैं बस समझाती जाऊंगी, थोड़ा बहुत समझा रही हूँ क्योंकि फ्रेंड्स इतना, मतलब ये पेपर सिर्फ आपको दिखाना था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने थे क्योंकि कमेंट आया था, सो वही मैं दिखा रही हूँ, तो आप देख लेना। लेकिन अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे बता देना। सो देखते हैं, तुलनात्मक राजनीतिक मुद्दे और प्रवृत्तियाँ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुलनात्मक राजनीति, ठीक है, तुलनात्मक राजनीति के महत्व पर परीक्षण कीजिए या फिर इसका जो योगदान था उस पर आपको टिप्पणी करना, क्वेश्चन करके जाएं। आमंड और पॉवेल के दृष्टिकोण के संदर्भ में संरचनात्मक कार्यात्मकता के मुख्य विचारों का परीक्षण कीजिए। आमंड और जो पावेल के जो थॉट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर करके जाना आप लोग, ठीक है। गांधीवादी परिप्रेक्ष्य में आधुनिक राज्य का विश्लेषण कीजिए।
तो गांधी के व्यू आपको बताने हैं, आधुनिक राज्य पर उन्होंने क्या व्यू दिए थे। ग्राम्स्की के नागरिक समाज के सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। इसको करके जाना आप। ये जो 5वां क्वेश्चन है इस पर मत करके जाना मेरे हिसाब से, मगर आपके पास टाइम इतना फुल है तो आप देख सकते हो अदर क्वेश्चन भी। संघवाद के अर्थ का विश्लेषण कीजिए और राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण में इसकी भूमिका की व्याख्या कीजिए। संघवाद का मतलब क्या होता है? जहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों का 2 या 2 से अधिक शासन हो, संघवाद है, राइट। तो संघवाद जो है वो किस तरह से राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है, आपको वो बताना है, ठीक है। समुदाय समरूपता और राष्ट्र निर्माण में इसके निहितार्थ को परिभाषित कीजिए। नौकरशाही की भूमिका और मुख्य विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। जो ब्यूरोक्रेसी है इस पे मैक्स वेबर की व्यू हैं, तो मैक्स वेबर को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी पे उनके ही व्यू सबसे पहले आते हैं, बाकी सब बाद में आते हैं। तो जो ब्यूरोक्रेसी जो यहाँ पूछी गई है वो मैक्स वेबर की ही है, आप उसे अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, दल व्यवस्था के प्रारूप का विश्लेषण कीजिए। क्या आपको लगता है कि द्विदलीय व्यवस्था बहुदलीय व्यवस्था से बेहतर है? तो इसके ऊपर मैंने वीडियो डाल रखा है, तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हो। और दलीय व्यवस्था है क्योंकि भारत में भी देख सकते हैं, और बहुदलीय व्यवस्था है तो आप लोगों को ये क्वेश्चन करके जाना है। और जो टिप्पणी वाले हैं बहुत ही सारे बहुत ज़्यादा ईजी है। सतत विकास है, मानवाधिकार है, प्रत्याहान का अधिकार है, लूट प्रणाली, तो ये बहुत ईजी है। टिप्पणी तो आपको करके जाना है। तो ये क्वेश्चंस थे जो आपको करने हैं, ठीक है। और ऐसा मतलब ये शब्दों जो क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं ये सिर्फ शब्दों के हेर फेर हैं और कुछ नहीं। अगर आपको शब्द अच्छे से समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो दैट मीन क्या है, आप क्वेश्चन को डील कर सकते हो, ठीक है। और ये होता है ना कि किसी चीज़ की मीनिंग्स दूसरे में दूसरा होता है और उसका मतलब कुछ और होता है, तो सिनोनिम्स हो जाता है कि हाँ अगर यहाँ पे ऐसा है तो इसी का दूसरा कोई मीनिंग होगा। तो उस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना भी। शब्दों को बहुत अच्छे से समझें आप। अगर शब्दों को समझ पा रहे हो तो आप क्वेश्चन को भी डील कर लोगे, ठीक है। शब्दों को उलट पलट कर ही क्वेश्चन आता है, लेकिन क्वेश्चन सेम ही पूछा जाता है। सो आप देख लेना, और कोई क्वेरी हो तो मुझे बता देना कमेंट में, मैं फिर बताऊंगी उससे रिलेटेड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जितना बताया इतना करके जाना, और इसके अलावा अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो कुछ क्वेश्चन अलग से भी देख लेना, ठीक है। सो थैंक यू। एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आपके सपोर्ट की सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। मुझे नहीं पता यूट्यूब पे वीडियो कैसे बनाते हैं, मुझे जितना आ रहा है मैं उतना कर रही हूँ। कुछ लोग बच्चे बोलते हैं कि मैम PDF प्रोवाइड कर दीजिए, तो लिंक भी डालना मुझे नहीं आ रहा है। तो मैं धीरे धीरे सीख सीख के सारी चीज़ें मैं करूँगी, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। एंड थैंक यू वंस अगेन।